देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम ललित रंजन है। आज इस घटना को घटे काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन इसका खौफ आज भी मेरे दिल के अंदर उसी तरीके से बैठा हुआ है जिस प्रकार से इस घटना का जब मेरे साथ जिक्र हुआ था। सुबह सुबह की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे मेरे पापा का फ़ोन आया और फ़ोन आने पर मुझे पता चला कि मुझे अर्जेंट छुट्टी लेकर अपने घर पर पहुंचना होगा। दरअसल मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था और उस वक्त मैं ट्रेनिंग के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, लेकिन फ़ोन आने पर मुझे जाना ही पड़ता था। दरअसल उस समय काफ़ी खुशी का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि अभी अभी मेरी नौकरी राजस्थान पुलिस में लगी थी, जिस वजह से मैं ट्रेनिंग की तैयारी में था। बाद में मुझे पता चला कि आज मेरे घर पर कोई ज़रूरी फंक्शन रखा गया है, जिस वजह से मुझे घर पर जाना होगा। हालांकि ये मेरे लिए अभी भी एक सरप्राइज़ था, मगर बाद में मुझे NH-48 के रास्ते से होते हुए भी अपने गांव जाना ही पड़ा। मेरा गांव इस जगह से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था। जब मैं इस जगह पर पहुंचा था तो मुझे अपने साथ अपने दोस्तों का भी सहारा लेना पड़ा था, लेकिन इस बार मैं अकेले ही अपनी गाड़ी को दौड़ाता हुआ गांव की तरफ चल पड़ा। हालांकि आते वक्त मैंने इस रास्ते की एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से नोट किया था, लेकिन जाते वक्त मुझे ये रास्ता काफ़ी अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इमरजेंसी की वजह से 2 दिन की ही छुट्टियां ली थी, और जिस वजह से सरकार के लोगों को मुझे छुट्टियां देनी ही पड़ी। जब मैं ट्रेनिंग कैंप से निकला था तो मुझे शाम के लगभग 4 बज चुके थे, और फिर जब मैं बीच रास्ते में पहुंचा तो मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर दौड़ाई। तभी मैंने देखा कि इस वक्त शाम के लगभग 6 बज चुके थे, क्योंकि बीच में मैं किसी ढाबे पर रुक गया था, जिस वजह से मुझे इतना समय लग चुका था। लेकिन मुझे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ही मिली थी, और इस छुट्टी को मुझे किसी भी तरह से सेटल करना था। फिर मैं बीच रास्ते के एक गांव कुलभाता के करीब पहुंच गया। देखते ही देखते ये गांव शाम के समय में एकदम शांत लग रहा था। चारों तरफ बिखरा हुआ इस गांव का सन्नाटा अपने आप में ही डर को आभास करा रहा था, लेकिन मुझे इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था। मैं चुपचाप अपनी गाड़ी को ड्राइव करता रहा, लेकिन जब मैं उस गांव के एकदम अंदर पहुंच गया तो मुझे अजीब सी ताकतों का सामना करना पड़ा। दरअसल मैंने देखा कि कुछ जंगली जानवर उस गांव के बीचों बीच खड़े हुए नजर आ रहे थे। यह दृश्य इस बात की गवाही दे रहा था कि इस गांव के अंदर कोई भी नहीं रहता। यह गांव सुनसान पड़ा एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी गाड़ी का एक दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया है, लेकिन जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि गाड़ी के दरवाजे तो बंद ही थे। तभी मुझे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह आवाज़ काफ़ी धीमी और सुनने में काफ़ी भयानक और डरावनी लग रही थी, जिस वजह से मैं एक पल के लिए पीछे पलटा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद इस सुनसान गांव के अंदर मेरा छोटा मोटा वहम होगा, और फिर मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए गाड़ी का म्यूजिक तेज कर दिया, और फिर गाड़ी को भगाता हुआ मैं एकदम उस गांव से बाहर निकल गया। अब इस वक्त शाम के लगभग 6:30 बज रहे थे, और अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हालांकि जब मैं उस गांव के अंदर था तो अंधेरे का कहीं नामो निशान नहीं था। गर्मियों के मौसम में गांव के लगभग 7 बजे के आसपास अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है, लेकिन अभी भी थोड़ी रोशनी मुझे दिखाई पड़ रही थी। फिर मैं शाम के लगभग 7:30 बजे के आसपास अपने घर पहुंच गया। ये सफ़र लगभग 1 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन मैं इसमें 3 घंटे बर्बाद कर चुका था। उसका छोटा सा कारण ये था कि मेरी धीमी गति से चलती हुई गाड़ी और उसके साथ ही साथ बीच बीच में रुकना। खैर, अब मैं घर तो पहुंच ही गया था। बाद में मैंने देखा कि मेरे घर पर मेरी सगाई की तैयारियां चल रही थी। यह देखकर मेरा तो दिल खुशी हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से शादी की बात जो चल रही थी। लगातार 2 दिन की मशक्क़त के बाद मैं अपनी सगाई तय करवाने के बाद वापस वहीं पर जाने को तैयार हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। दरअसल मुझे अंदर ही अंदर कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, मानो आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था। और फिर मैंने थोड़ा पानी पिया और मैं निकल पड़ा।
जब मैं वापस निकला था तो मुझे शाम के लगभग 4 बज चुके थे। जहां पर मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी देने का वादा किया था, तो वहीं आज तीसरा दिन हो चुका था। अगर मैंने कोई बहाना निकाला और वापस लौटने लगा, और तभी पापा मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि इस रास्ते से भूलकर भी आज के बाद रात में मत आना। लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी पहुंचना था, जिस वजह से मैंने अपने पापा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसी रास्ते से जाने का तय किया, क्योंकि एक तो मैं पहले ही लेट हो चुका था और ऊपर से मुझे आज की रात वाली ट्रेनिंग को ज्वाइन करना था, जिस वजह से मुझे जल्दी ही पहुंचना था। हालांकि ऐसा नहीं था कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक रास्ता और भी था, लेकिन वह रास्ता काफ़ी लंबा और काफ़ी दूरी तय करवाता था, जिस वजह से मुझे इसी रास्ते से होते हुए अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन करना था। तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन पर मेरे मंगेतर थे, तो मुझे उसके साथ काफ़ी देर तक बातचीत करनी पड़ी, और इसी बीच मुझे पता ही नहीं चला कि मैं वापस कब उस गांव के एकदम करीब पहुंच गया, जिस गांव का नाम कुलभाता था। अब मैं उस गांव के एकदम करीब पहुंच चुका था। तभी मुझे उस गांव के अंदर कोई आदमी टहलता हुआ दिखा। पहले तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि जब मैं आते वक्त इस गांव के अंदर लौटा था तो मुझे यह पूरी तरीके से सुनसान और खंडर की तरह पड़ा हुआ दिखाई दिया था। तभी मेरी गाड़ी बंद पड़ गई। दरअसल गाड़ी का इंजन पता नहीं कैसे, मगर एकदम से झटका खाने के बाद वो बंद पड़ गया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मैं गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी की जांच करने लगा, तो मुझे गाड़ी के अंदर ऐसी कोई भी बीमारी नजर ही नहीं आई, जिस वजह से गाड़ी बंद हो गई हो। बाद में मैं एक बार फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाद में मैंने एक नज़र गांव के अंदर मारी तो मैंने देखा कि उस गांव के अंदर मुझे एक आदमी के अलावा कुछ और भी शख्स घूमते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से यह गांव भरा भरा मुझे दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि इस गांव को ठीक करना अब मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैं किसी आदमी को ढूंढने लगा ताकि वह मेरी मदद कर सके। तभी मुझे एक आदमी गुमसुम अपने पीछे की तरफ से आता हुआ दिखाई देने लगा। उस आदमी को अपनी तरफ आते देख मैंने उस आदमी को अपने पास बुलाया, लेकिन उस आदमी के चलने फिरने का तरीका मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। उस आदमी ने काले काले कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसके कपड़ों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पट्टी लगी हुई थी, जिस वजह से वह अंधेरे में मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने उस आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। फिर कुछ देर के बाद वह आदमी मुझे बोल पड़ा, भाई साहब, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप आज के लिए मेरे घर पर रुक सकते हैं। लेकिन मैं इतना पागल नहीं था कि किसी के भी घर पर रुकने की मैं हिम्मत कर सकूं। मैंने तुरंत ही ट्रेनिंग कैंप वालों को फ़ोन लगाया और फिर मैंने उन्हें अपनी पूरी बात बताई, और फिर उन्होंने बताया कि वह बस आधे घंटे के अंदर मेरे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आधे घंटे का खौफनाक समय कैसा होने वाला था, मैं इस बात से अभी बिल्कुल अनजान था। मैं अब वहीं गाड़ी के पास खड़ा ही रहा। फिर बाद में मुझे वह आदमी बोल पड़ा, भाई साहब चलिए ना, घर पर चाय पानी पी लीजिए। बस फिर क्या था, मैं बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। वह आदमी लगातार 10 मिनट तक मुझे अपने पीछे पीछे की तरफ चलाता रहा। तभी मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुआ, और जब मैं उसके अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके घर के अंदर केवल और केवल सन्नाटा ही पसरा हुआ था। तभी मैं वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन जैसे मैं उस कुर्सी पर बैठा कि अचानक ही उस कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि वह एकदम से टूट गई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर यह कैसे हुआ। यह इतनी मजबूत कुर्सी मेरे बैठते ही अचानक से कैसे टूट गई। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक से मुझे वह आदमी उस घर के अंदर दिखना बंद हो गया, और जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मैं एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि मैं जिस जगह पर खड़ा था वह कोई मकान नहीं था, बल्कि कब्रिस्तान से घिरी हुई एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। तभी मुझे एक और आदमी वहाँ पर दिखाई देने लगा। फिर मैंने उस आदमी को अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन मेरे द्वारा बार बार इशारा करने के बाद भी वह आदमी अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। फिर मैं खुद चलता हुआ उस आदमी के करीब पहुँच गया,
जब मैं उस आदमी के करीब पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। दरअसल उसने कहा कि अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, तुम्हारा रास्ता यहाँ से कब्रिस्तान का है, अब तुम्हारी जिंदगी यहीं पर ख़त्म होने वाली है। सच में मैं अब अंदर से हिल चुका था। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा, लेकिन मैं अभी भी हिम्मत करते हुए पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। फिर मैं किसी तरह पीछे की तरफ मुड़ा और वहाँ से निकलने लगा, और जब मैं पीछे पलटा तो मानो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ एक बहुत ही गहरी खाई बनी हुई थी। उस खाई के अंदर कुछ अजीब सा नज़र आ रहा था, जिसे मैं साफ साफ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं इतना जान सकता था कि इस खाई का बहुत ही खतरनाक रहस्य है, जिसे पहचान पाने में मैं बिल्कुल सफल नहीं था। और फिर मैं उल्टे पांव वहाँ से दौड़ने लगा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था। जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन के अंदर नेटवर्क ही नहीं था। दरअसल मेरा फ़ोन नेटवर्क एरर बता रहा था, जिस वजह से मैं किसी को फ़ोन करने में भी सक्षम नहीं था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, या तो मैं उन लोगों का इंतज़ार कर लूँगा, फिर मुझे इस गांव से किसी भी तरह से निकलना होगा। लेकिन कैसे? तभी मैंने देखा कि मैं संभल पाता उससे पहले एक परछाई मेरे ऊपर मंडराने लगी थी। इस परछाई का शरीर कुछ सामान्य नहीं था, क्योंकि देखने में यह अच्छे तरीके से ज्ञात हो रहा था कि यह कुछ सामान्य इंसान की परछाई नहीं है। तभी मुझे सामने की तरफ से गाड़ी की हेडलाइट नज़र आने लगी, जिसे देखकर मैं एक बार को खुश हुआ। मुझे लगा कि शायद वही कोचिंग के साथी मेरे पास आ चुके हैं। मैं जिस जगह पर ट्रेनिंग करता था वह जगह एक कोचिंग की थी, और उसी जगह पर हमारी तैयारियां चलती थीं। लेकिन जब वह गाड़ी मेरे एकदम करीब पहुंची, तब जाकर मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। यह गाड़ी एकदम खाली दिखाई पड़ रही थी, इसके अंदर ड्राइवर भी मौजूद नहीं था। तभी उस गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा एकदम से ओपन हो गया, और फिर वह परछाई उस गाड़ी के अंदर दाखिल हुई, और अचानक वह गाड़ी फुल स्पीड में वहाँ से एकदम से गुजर गई। फिर कुछ सेकंड के बाद मुझे एक बार फिर सामने की तरफ से एक और गाड़ी आती हुई नज़र आई। मैं पीछे हट चुका था, क्योंकि मुझे लगा कि यह कोई अनजानी ताकत हुई तो मुझे कुचलने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी, जिस वजह से मैंने पीछे हटना ही ठीक समझा। और फिर गाड़ी मेरे पास आकर एकदम से रुक गई। यह गाड़ी उन्हीं कोचिंग वालों की थी जिनका मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा था। उनके सही समय पर पहुंचने की वजह से आज मेरी जान बच गई, वरना इस गांव की बुरी ताकत शायद मुझे ख़त्म कर देती। लेकिन आज भी जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये बात याद आती है कि आखिर वह परछाई किसकी थी जो अचानक से एक नई नवेली गाड़ी के अंदर सवार होकर वहाँ से निकल गई, और मैं जिंदा कैसे बच गया। दोस्तों, यह सवाल आज भी मेरे जहन में चलते रहते हैं, लेकिन मैं आज तक जान ही नहीं पाया कि आखिर उस दिन उन बुरी ताकतों ने मेरा अंत क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।